चाय बनाने रख दो, ये तो खत्म हो जाएगी। कि यार कोई बंदा स्टेज पे खड़े होके आड़ा टेढ़ा होके नाच रहा है। Do have a really great sense of humor also. Stand up क्यों नहीं ट्राई किया कभी? बेशरम होना चाहिए आर्टिस्ट को, Definitely. क्योंकि है, और उससे लड़कियां भी इम्प्रेस होती थी। क्योंकि अभी रैप से मन नहीं भरा है। लड़कियां भी impressive. हाँ, मैंने कोशिश तो करी है, बाकी मुझसे हुई नहीं। But you जिस दिन do- भरेगा तो मेरे घर वालों ने बोल रखा है कि बेटा घाट घाट का पानी तो पी के चुके बाद हैं। हाँ तो फिर मैं नहीं हूँ ना इतना गरीब, मैं क्या करूँ? कि आर्ट और आर्टिस्ट दोनों चीजें क्रांतिकारी रही हैं शुरू से। हाँ, आर्ट है, अगर मैंने खाना बनाया वो मुझे टेस्टी लग रहा है तो भाड़ में जाए सब। ये क्या बोल दिया यार इसने? अगर मुझे पता है कि तू सही कर रहा है तो तू सही कर रहा है, शायद ज्यादा होगा। Hello, and welcome to Gloss Boss Glam Room. We are sitting again yet with another amazing episode and with another amazing guest, that is Toxic, who is a DJ, rapper, hip-hop artist and with some amazing sense of humor. तो काफ़ी मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है, काफ़ी टॉक्सिक टाइप का पॉडकास्ट होने वाला है. So stay tuned and keep watching this whole podcast क्योंकि बहुत मज़ा आएगा. बहुत बढ़िया गेस्ट है. He has a variety of talents with him. काफ़ी वास्ट करियर है उनका म्यूज़िक में. So let's listen to him and let's jump right into the podcast. Despite me gasping for some air, we are here with yet another amazing episode with an amazing guest, Vishwendra aka Toxic, who is a DJ, who is a rap artist, you name it. So Toxic, hello and welcome to Glam Room. हाय अनुष्का, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आए. तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं एज एन इंट्रोडक्शन कि आप कौन है, हु इज़ टॉक्सिक. मैं खुद को वैसे एक आर्टिस्ट ही मानता हूँ, जी रैपर हो या डीजे हो जी. या कोई भी आप आर्ट को फॉलो करते हो. जी. बस मेरे साथ इतनी सी बात है कि मैंने जितने भी आज तक आर्ट्स को चूज़ किया है वो कहीं ना कहीं हिप हॉप के इर्द गिर्द घूमते हैं. हाँ. तो मैं खुद को एक हिप हॉप आर्टिस्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय के रैपर, डीजे या डांसर. तो आई एम अ हिप हॉप आर्टिस्ट. ऑलराइट. सो टॉक्सिक, जी. what is that first thing that came into mind कि yes मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है, so अब मैं ये चीज़ें करूँगा. तो what was that starting journey like? सपना देखना. सपना देखना. हाँ, क्या देखा आपने मुझे- सपने में? मेरा सपना एक्चुअली सिर्फ ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है या फेमस होना है, फेम के पीछे भागना है, ऐसा नहीं. मेरा सपना सिर्फ ये है कि मैं खुल के जीना चाहता हूँ जी. बिना किसी फाउंडेशन के. मैं डांसर भी रहा हूँ, मैंने Okay. डांस काफ़ी किया है, वो भी हिप हॉप से ही रिलेटेड है. उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से डांस से मुझे स्विच करके रैप पे आना पड़ा. तो मैं नहीं चाहता, जो मैं जानता हूँ बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ रहता है जो कुछ चीज़ों से बाउंड होके वो नहीं करते चीज़ें. मैं वो बाउंडेशंस मानता ही नहीं. अगर मुझे म्यूज़िक में आना था तो मुझे आना है. मैंने ट्राई किया और ऐसा नहीं, अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए कभी सही बात है. कि बस मैंने सोच लिया ये करना है तो मैं करता जा रहा हूँ. अगर मैं आज एज अ रैपर भी काम कर रहा हूँ तो मैंने एक ट्राई किया था, अच्छा रहा, मैं सेटिस्फाई हुआ. मैंने जो मेरे खास दोस्त थे, जो फैमिली के थे, उनको मैंने अपना पहला गाना सिर्फ लिखा जो कि एक्चुअली वाज नॉट मोर देन 16 लाइन्स. ओके. बट उससे उन 16 लाइन्स की मुझे अप्रिसिएशन अच्छी मिली और बहुत पॉजिटिव थी. तो आई थॉट किसको करते हैं, प्रोफेशनली जाना है उस चीज़ में या नहीं, ये डिसाइडेड ही नहीं था. डेफिनेटली. जब एक रैप आर्टिस्ट शुरू ही कर रहा होता है अपना रैप का करियर, करियर भी नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि जब जस्ट एंटर ही समझ ही रहा होता है, तो एक लेखनी भी होती है, लेखन शैली भी होती है एक आर्टिस्ट की.
तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट अपनी पर्सनल लाइफ से ही करता है, अपने पर्सनल लाइफ के बेहतरीन पार्ट्स जो है जिससे उसको एक लर्निंग मिली है या मे बी उसका एक टर्निंग पॉइंट हुआ होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो ऐड ऑन करता है अपने पहले प्रोडक्शन में। तो डिड यू डू दैट विद योर फर्स्ट प्रोडक्शन? डेफिनेटली, ये सबके साथ होता है। आप आर्टिस्ट लाइक सिर्फ रैपर्स की बात नहीं करूँगा, ये एक अलग चीज़ है कि रैपर्स अपने सॉन्ग्स खुद लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कोई सिर्फ नॉर्मल लिरिसिस्ट है जो नॉर्मल अपने गाने लिखता है, तो वो भी अपनी लाइफ के पहले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो उसकी पर्सनल लाइफ से बहुत रिलेटेड होते हैं जी। आप अगर किसी भी तरह का राइटर देखेंगे, आप किसी नोवेल राइटर को भी देखेंगे ना जिसने नोवेल लिखी है, मैंने बहुत नोवेल्स पढ़ी हैं जी, और मोस्टली राइटर्स की पहली 1-2 बुक्स उनकी पर्सनल लाइफ है। तो वो चीज़ तो हाँ सब करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जब एज अ आर्टिस्ट आप स्टार्ट करते हैं जी, तो आपका ब्रेन उस टाइम पे उस एक्सरसाइज में नहीं होता है कि आप एक इमेजिनरी चीज़ को लिख पाओ प्रॉपरली। तो वहाँ पे आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ही ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छे से शब्दों में पिरो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ की बात करें, ऑब्वियसली एक कलाकार जो होता है वो एक मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रोमांटिक भी होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ रोमांटिक जीवन से भी कुछ एडेड पार्ट्स हैं आपके प्रोडक्शंस में? बहुत हैं, लोग यही बोलते हैं। लोग स्टार्टिंग में ऐसा होता था जब मैंने अपने सॉन्ग्स अपलोड करना स्टार्ट किया, तो मेरे बहुत सारे सॉन्ग सॉफ्ट थे या लव लाइफ से रिलेटेड थे जी। तो लोगों का यही था आप हार्डकोर रैप क्यों नहीं करते। अब वो पब्लिक वो नहीं है जिन्होंने मुझे साइफर्स में सुना है जी। मैं साइफर्स में हार्डकोर रैप भी करता हूँ, लेकिन वो मेरी चॉइस थी। मुझे अपने करियर के स्टार्टिंग में सॉफ्ट चीज़ें डालनी थी। मैं जानता हूँ अगर मैं हार्डकोर रैप भी करके डालता तो कहीं ना कहीं 10 लोगों में से 4 लोगों से रिलेट होता, वो भी लोग रिलेट करते। लेकिन मुझे नेगेटिव चीज़ से रिलेट करना ही नहीं है ना। हाँ। प्यार वर्ड ही ऐसा खूबसूरत, सुंदर, सुनने में भी अच्छा लगता है प्यार, तो उसकी बातें करो ना अपने स्टार्टिंग फेज में। आप स्टार्टिंग में अगर आप बोल दोगे कि मेरे घर में खाने को नहीं था, मेरे घर वाले गरीब थे, भाई मैं नहीं हूँ उतना गरीब यार, सॉरी। मैं वही चीज़ लिखूंगा अगर इफ आई वांट टू बी ऑनेस्ट, तो मैं वही लिखूंगा जो मेरी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर वालों की गलती नहीं है, उन्होंने मुझे 2 नहीं 3 टाइम खाना खिलाया है और मेरा पेट निकाला। बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ मैं। आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी स्टॉक करी है मैंने और वहाँ पे आई फाउंड दिस हैशटैग विच वाज #hope। मैं 1 सेकंड को बहुत खुश हुआ था, मुझे एक स्टॉकर मिल गया। बट ये रीज़न दूसरा है। और #hope की अगर मैं बात करूँ तो इट्स नॉट लाइक समथिंग रोमांटिक, बट ये खुद की पर्सनल चॉइस या ह्यूमन बीइंग की बात है कि कोई होता है आपकी लाइफ में जी, कभी ना कभी सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जो पूरी तरह से आपकी लाइफ में होता भी नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन आप उनको दूर से ही देख के वो जैसे हैं आप खुश हो। बिल्कुल। तो कोई था है वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, नहीं, बट definitely। हाँ कोई है इंसान जिसको मैं होप समझता हूँ एंड आई होप कि उसको भी ये पता हो। It's actually very healthy, to be very honest. In my case, that is God. So मैं जैसे मेरे ठाकुर जी हैं वैसे ही वो मेरे लिए, मैं भले ही वो मुझे बुलाए नहीं बुलाए, मेरे को उनको देख के ही काम चल जाता है कि हाँ ठीक है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो in my case that is God. But हाँ, definitely प्यार बहुत सुंदर चीज़ होती है और होप होना चाहिए जीवन में डेफिनेटली। जब आप आगे बढ़े इस रैप आर्टिस्ट्री में और एक पॉइंट आता है कि हाँ नाउ दिस इज़ गेटिंग सीरियस, तो वो कौन सा पॉइंट था कि नहीं यार अब मुझे थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलने लगा है, लोग पसंद करने लगे हैं? वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सी आपकी प्रोडक्शन थी? आई वॉन्ट यू टू नेम दैट प्रोडक्शन ऑल्सो। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब लोग अप्रिशिएशन देने लगते हैं, लोग आपकी आर्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जी। तो इट्स नॉट अ थिंग टू शो ऑफ।
आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है फिर कि अभी 4 लोग मुझे सुन के खुश हो रहे हैं, मुझे नेक्स्ट सॉन्ग में 40 लोगों को खुश करना है। बिल्कुल। वो सुने तो वो बोलें कि यार ये मेरी बात हो रही है। नो मैटर वो आपके स्ट्रगलिंग लाइफ से रिलेटेड है या रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मेरे साथ ये चीज़, मेरा एक सॉन्ग लिखा था और वो अभी तक मैंने रिलीज़ किया ही नहीं है, बट आई होप सो कि 2026 में वो रिलीज़ भी होगा। उस पर अभी काम स्टार्ट हो गया है और उस सॉन्ग का नाम ही था चाचा विधायक। यस, मेरे चाचा नहीं है। अच्छा, ओके। तो उसका कुछ हमको एक छोटा सा हिंट अगर आप दे पाए कि क्या है एग्जैक्टली उसमें जो देयर इज समथिंग वर्थ वेटिंग फॉर। चाचा विधायक इज नॉट जस्ट अ सेंटेंस, इट्स अ स्लोगन जो लौंडे होते हैं, नई एज के हैं, तो उनको है भाई मेरे चाचा विधायक हैं, अड़ना मत। तो ये उन्हीं लौंडों को है, बहुत मज़ा आने वाला है सुनने वालों को, क्योंकि मैं बेसिकली मैं यूपी से हूँ। तो वो लाइफ भी मैंने बहुत अच्छे से जी है कि मेरे चाचा विधायक हैं। तो मेरे तो नहीं थे, बाकी जिनके थे तो उनको मैंने भतीजे ही बना दिया। बाकी सॉन्ग अच्छा है, आएगा मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगा, सुनिएगा। डेफिनेटली। तो एक होता है ना कि जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें कई लोग इंस्पायर, उनकी जर्नी इंस्पायर करती है। कुछ लोग बहुत दे राइज फ्रॉम द एशेज, देयर ओन एशेज ओनली समटाइम्स। तो वो कौन सा ग्लोबल आर्टिस्ट भी हो सकता है, इंडियन आर्टिस्ट भी हो सकता है, वो कौन थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि हाँ मतलब आई वॉन्ट टू डू एज बिग एज समथिंग लाइक दिस पर्सन? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, उससे बड़ा फेम क्या हो सकता है? डेफिनेटली। आप खड़े हो, आप स्टेज पे आए हो, आप खड़े हुए, और मुझे ड्यूरेशन याद नहीं है बट प्रॉपर एक ड्यूरेशन के लिए आप खड़े हो और लोग आपके सामने रोना स्टार्ट कर दिए कि उन्होंने आपको देख लिया क्लियर। वरना माइकल जैक्सन के जो कॉन्सर्ट्स होते थे, माइकल जैक्सन इतने से दिखते थे। रियली? हाँ, आप माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट्स के आप वीडियो भी देखोगे ना, तो जो उस टाइम पे मोबाइल्स तो इतने थे नहीं, जो फैंस ने कैमरे से बना के डाले, उन्हें बहुत दूर दिख रहा है कि यार कोई बंदा स्टेज पे खड़े होकर आड़ा टेढ़ा होकर नाच रहा है, और वो अच्छा लगता था। तो वो फेम है। उन्होंने मून वॉक इन्वेंट किया। मैंने बहुत किया है बचपन। हर बच्चा जो हिप हॉप में होता है, हाँ। आई गेस उसका एक वो होता है कि मैं मून वॉक स्मूथ मून वॉक करके आई वांट टू ट्राई। नहीं तो ये है, और उससे लड़कियां भी इम्प्रेस होती थी। लड़कियां भी इम्प्रेस। हाँ, मैंने कोशिश तो करी है, बाकी मुझसे हुई नहीं। बट यू डू हैव अ रियली ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो। स्टैंड अप क्यों नहीं ट्राई किया कभी? क्योंकि अभी रैप से मन नहीं भरा है। जिस दिन भरेगा तो मेरे घर वालों ने बोल रखा है कि बेटा घाट घाट का पानी तो पी चुके हो, तो स्टैंड अप भी ट्राई करो। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज आई सेंस अ रियली गुड ह्यूमर कमिंग आउट ऑफ यू। क्योंकि कई बार जैसे रवि गुप्ता को मैं देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो कभी ना वो कुछ ऐसा बिल्डअप देते हैं एंड एंड में वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आप क्या चलता है दिमाग में। तो आई सेंस दैट काइंड ऑफ ह्यूमर फ्रॉम यू ऑल्सो कि आप पहले बहुत बढ़िया बिल्डअप देते हैं, उसके बाद हाँ तो फिर मैं नहीं हूँ ना इतना गरीब, मैं क्या करूँ। तो वो चीज़ है। नहीं, एक्चुअली बीइंग मुंह फट और बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, दोनों में बहुत फ़र्क है। स्टैंड अप कॉमेडी मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, बट मैं जितना उसको समझता हूँ, आई थिंक वो भी एक प्रैक्टिस से आता है जी। अगर कोई भी कॉमेडियन है, उसका एक सेट बना हुआ है। आपने सिर्फ वो वीडियो देखी है जो उनकी यूट्यूब पे आई है जी, लेकिन उससे पहले कितने ओपन माइक्स, कितने अपने शोज में उन्होंने वो चीज़ें ट्राई करी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने एक गाना बनाया और वो मैंने 4 दोस्तों को सुनाया, उनको ही पसंद नहीं आया, तो मैं उसको बाहर क्यों डालूंगा? And having those guts of standing in that silent crowd, presenting your set, मतलब वो बेइज्जती सहन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बेशरम होना चाहिए आर्टिस्ट को। डेफिनेटली। क्योंकि आर्ट और आर्टिस्ट दोनों चीज़ें क्रांतिकारी रही हैं शुरू से। हाँ बिल्कुल।
आपको लोगों के मुंह से अपने ही मुंह पे बुराई सुननी है और उनको थैंक यू भी बोलना है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू, आपने इतना सच बोला, हाँ हाँ रियल रिव्यू दिया, बिल्कुल। तो वो एक हम्बलनेस होती है। बाकी आजकल जो रैपर्स हैं, आजकल क्या शुरू से रैपर्स हमेशा से गैंगस्टर्स रहे हैं, आप बुराई करके देखो। बट हाँ, क्या ज़रूरी, अगर मैं अपनी आर्ट से खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी बात है, आपने एक जेन्युइन रिव्यू दिया, ठीक है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट आई डोंट गिव अबाउट दैट ऑल्सो। हाँ, वो मेरा आर्ट है। अगर मैंने खाना बनाया, वो मुझे टेस्टी लग रहा है, तो भाड़ में जाए सब। मैं पूरा खा जाऊंगा। क्योंकि हम रिव्यूज़ की बात करें तो आपके कई सेट्स होंगे, प्रोडक्शंस होंगे जो लोगों ने सुने होंगे जेन्युइनली, और कुछ आपको ऐसी क्रिटिक्स दी होंगी कि आप मतलब एक आध तो कोई ऐसी क्रिटिक होगी डेफिनेटली कि आपको लगा यार ये क्या बोल दिया यार इसने। ये नहीं बोलना चाहिए था, इट हर्ट मी। मैंने कभी पूछा ही नहीं। कोई बताने आता है तो मैं कहता हूँ भाई कमेंट कर देना यूट्यूब पे, तो मेरा एक कमेंट भी पड़ेगा, व्यू भी पड़ेगा, इम्प्रेशन आएंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल। मैं क्यों ही सुनूं। नहीं बट स्टिल एक आर्टिस्ट को चाहिए होता है कि एक क्रिटिक मिले। जैसे जब भी मैं पॉडकास्ट शूट करती हूँ तो मैं 10 लोगों को दिखाती हूँ, अपने क्लोज वंस को भी, जो बाहर के हैं, जितना इनसे इतनी क्लोजनेस नहीं उनको भी दिखाती हूँ कि, और उनसे यही बोलती हूँ कि मुझे क्रिटिक दो, आई डोंट वांट कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है, कहीं ना कहीं कमी तो रह ही रही होगी मुझसे। बट आई वॉन्ट टू लिसन टू योर क्रिटिक्स, व्हाट डू यू थिंक कि यार इसमें ये और होता तो वो और अच्छा लगता। ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको कि किसी ने बहुत ज़्यादा ही हार्ड क्रिटिक दे दिया हो सीरियस वे में? हाँ, मेरे पापा ने। हाँ, वो उन्होंने जो बोला था वो मैं बोल भी नहीं सकता अभी। बट मेरे पापा एक्चुअली बहुत फ्रैंक हैं, बट उनके मजाक यारों से भी ज़्यादा चले जाते हैं, तो वल्गैरिटी थोड़ी उसमें आ जाती है। इस वजह से। बाकी उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर मैं चाह रहा हूँ, तो मेरी औलाद है, मेरा प्रोडक्ट है, तो अगर मुझे पता है कि तू सही कर रहा है, तो तू सही कर रहा है। शायद जो आके अगला बंदा जो तुझे ये चीज़ बोलेगा, वो तुझे जानता भी नहीं अच्छे से, तो उनकी बात को उतना सोचना ही नहीं। और ऐसा तो कोई आर्टिस्ट है ही नहीं जिसको कभी क्रिटिसाइज ना किया गया हो। सबको ही वो जरूरी भी होता है लाइफ में। आई थिंक आपके ऊपर होता है कि आप उस चीज को किस तरह से देखना चाहते हो। डेफिनेटली आपने एक सोर्स ऑफ ग्रोथ चूज कर रखा है कि मैं लोगों से क्रिटिक्स पूछती हूँ, वो बताते हैं, फिर मैं उस पर काम करती हूँ। वही चीज, मैं क्रिटिक्स को कुछ नहीं समझता एक्चुअली, क्योंकि जो मेरे लिसनर्स हैं वो मुझे सुन रहे हैं ऑलरेडी। मैं अपना गाना बनाते टाइम में इतनी बार सुन चुका होता हूँ ना, उसमें जो कमी होती है वो मुझे पता होती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा बिलीव करते हैं आप? जब मेरी हमेशा आदत है, बहुत से आर्टिस्ट रैपर्स का ये होता है कि उनको प्रोडक्शन खुद करना है जी। प्रोडक्शन मीन्स रैपर्स का काम होता है गाना लिखो और रिकॉर्ड करो, म्यूजिक उसके पीछे का कोई और बनाता है। रैपर्स का ये होता है कि वो भी मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे गाने का फ्लेवर क्या है। हाँ। अगर पूरा काम आप खुद ही कर रहे हो, सिर्फ एक ही दिमाग लगा है उसमें जी, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है कि वो काम सिर्फ एक ही दिमाग को अच्छा लगेगा। आप वो काम करते टाइम ही 4 लोगों के साथ करो ना। अगर मैं हूँ, भले ही मुझे प्रोडक्शन आ जाए, मैं अभी एज अ डीजे भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे उतना नॉलेज है कि मैं प्रोडक्शन ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने गाने खुद प्रोड्यूस नहीं करता। उसका रीज़न ही ये है कि मेरा मेन फोकस रहता है लिरिक्स पे। हाँ। म्यूजिक वाला पार्ट कोई और बंदा मेरी लिरिक्स पे ज़्यादा अच्छे से सेट कर सकता है, क्योंकि वो उसको पता है कि यार लिरिक्स इसकी सही जा रही हैं, हाँ। इस पे कैसा म्यूजिक देना। अगर मैं चलूंगा ना, तो वो लिरिक्स लिखते टाइम जो मेरा जोन होगा ना, मैं उसी टाइप का म्यूजिक बनाऊंगा। डेफिनेटली एक डिटैचमेंट भी चाहिए होता है जी, और वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर मैं प्रोडक्शन कर लूँ, ठीक है, मैं कहलाऊंगा रैपर, हाँ, क्योंकि मैं हूँ ही रैपर। डेफिनेटली मेरा काम कोई प्रोड्यूसर नहीं कर सकता मुझसे अच्छा, एक प्रोड्यूसर का काम मैं नहीं कर सकता उससे अच्छा। हाँ, और
मेरी ये जिद कभी नहीं होती है कि गाना मेरा है तो सब काम मैं करूँगा, नहीं। गाना आपका एक प्रोडक्ट है। हाँ, वो प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा ना, हाँ लोग उतना कनेक्ट करेंगे। डेफिनेटली। इस बात से मैं भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। कभी अब जैसे मेरा ना मेजरली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ज़्यादा वो रहता है, तो मेरा एक फॉर्टे है वो कि हाँ स्क्रिप्टिंग कर ली हूँ, सब कुछ कर लूँगी। एक एडिटिंग वाला जब पार्ट आता है ना, आई वॉन्ट अ डिटैचमेंट देयर। मुझे चाहिए होता है क्योंकि मुझे पता है मैं अगर वही चीज़ को एडिट करने बैठूंगी ना, मैं खुद को इतना या तो ओवर थिंक इतना ज़्यादा कर दूंगी कि वो बिल्कुल ही ख़राब सा निकल के आ जाएगा प्रोडक्शन। और अगर मैंने उसको चलो ठीक है बैठ गई, मैंने कर भी लिया, आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे कहीं ना कहीं लगता ही है कि अब ये बना के मैंने तुमको रॉ दे दिया है, नाउ दिस इज इन योर हैंड्स, एडिटेड। क्योंकि एक फ्रेश सेट ऑफ आईज पड़ता है, बिकॉज आई एम यू नो बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो, समटाइम्स मैं एंगल भी चेक कर रही हूँ सब, बिकॉज आई एम एट द मोमेंट। तो वो मुझे पता है कि हाँ मेरी वाइब क्या थी, मैं क्या बात कर रही थी, और वो फिर लगातार यू नो एग्जैक्टली। और आप जब वो काम किसी और को देते हो एडिटिंग के लिए जी, वो ओवरऑल देखता है कि उस पूरे वीडियो में क्या वाइब आ रही है। बिल्कुल उसको फर्क नहीं पड़ता और उसको पता भी नहीं है कि आप उस टाइम पे क्या चीज़ फील कर रही थी। आप खुश ज़्यादा थी या दुखी थी या डिप्रेशन में थी, मेरे सामने बैठ के हंस रही हैं वाइट देख के। लेकिन बात यही है, जब कोई दूसरा बंदा उस पर काम करता है ना, तो वो ओवरऑल पैकेज देखता है कि मुझे इसको और अच्छा कैसे करना है। वो नहीं देखेगा कि आपने एक लाइन ऐसी बोली थी जो हाईलाइट हो सकती है, तो वो सिर्फ उस पर काम करे, ऐसा नहीं, वो पूरे पे करेगा। आप करोगे, आपको पता होगा ऑलरेडी, हाँ तो वहाँ पे आप सोचोगे कि यार इस पार्ट को रखूँ या ना रखूँ, वो बंदा उड़ा देगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। यस, वो एक हार्टलेस बिहेवियर चाहिए होता है। हाँ, तो क्रिटिक्स उनका लो जो आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके Sensible काम को critics. और निखारेंगे। यस यस डेफिनेटली। अगर किसी ने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक लाइन नहीं लिखी है और वो आके मुझे राइटिंग पे स्पीच दे दे, तो गलत है। मैं उसको वैलिड ही नहीं मानूंगा ना यार, कि आप खुद व्हील चेयर पे हो और मुझे बता रहे हो यार तेज दौड़ना चाहिए। आपने बताया कि आप डीजे भी है जी, है ना? रैप करते करते डीजेइंग का कैसे ऐसे खुमार चढ़ा? डीजेइंग का मैं एक्चुअली बताऊं, बहुत ही मतलब फनी काइंड ऑफ स्टोरी है जी। कि मैंने डीजेइंग स्टार्ट करी और सीखना स्टार्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे म्यूज़िक की कुछ नॉलेज चाहिए थी। आप एक म्यूजिशियन बनने वाले हो, इतना टाइम होता नहीं है इस एज में आके कि आप कहीं प्रॉपर क्लासेस लो जाके, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है। मैंने सर्च किया कि ऐसे कौन से कोर्स होते हैं म्यूजिक से रिलेटेड जो कम टाइम में हो जाते हैं जी। उसमें डीजेइंग आया कि आपको मैक्स 6 महीने आपको लगेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी। और मैंने इसलिए उसको सीखा कि एटलीस्ट मुझे कुछ नहीं तो एटलीस्ट बीट्स की नॉलेज हो पाए, कि अगर मैं गाना बनाना चाह रहा हूँ, मैं स्पिट करना चाह रहा हूँ, मैं अपना रैप कहीं सुनाना चाह रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि क्या चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रख के अपन को करना है। अगर नॉर्मली कोई म्यूज़िक बज रहा है, मैं उस पर डायरेक्ट स्पिट करना स्टार्ट कर दूँ, बहुत गंदा लगेगा। हाँ। लेकिन अगर मैं ये चीज़ जान रहा हूँ कि हाँ उसमें बीट्स 4 बीट्स किस टाइम पे कितने BPM पे बज रही हैं, तो वो मुझे पता है कि मुझे अपने रैप को किस तरह से उसके साथ ब्लेंड करना है। काफी हेल्प करता है लाइव रैप में। हाँ। और मेरी ये खासियत रही है अभी तक कि मुझे लाइव करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे जितना मज़ा स्टूडियो में नहीं आता उतना मज़ा मुझे लाइव आता है। जैमिंग्स होती हैं, साइफर्स होते हैं, मैं सब जगह जाता हूँ। जो मेरे साथ के जो आर्टिस्ट थे, रैपर्स थे, वो अब उतने साइफर्स अटेंड भी नहीं करते, उतने जैमिंग्स में नहीं जाते, कि सबका एक अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करने का तरीका है। उनका ये है कि हाँ अब हम मोस्टली अपने रिकॉर्डिंग्स पे काम करेंगे। बिल्कुल। और वो अच्छा है, आप अपने काम को बाहर निकालो, तब आप प्रॉपर आर्टिस्ट हो। अगर आपने 500 गाने लिखे हैं और आपने एक भी रिलीज नहीं किया है, तो शायद आपके पड़ोसी को भी नहीं पता होगा कि आप आर्टिस्ट हो। तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक खुद की पर्सनल चॉइस, मुझे मज़ा आता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीट बज रही है मैं उस पर रैप करूं। लोगों ने मुझे जिस
चीज़ से नोटिस किया वो सिर्फ ये था कि मैं लाइव इंस्ट्रूमेंट्स पे रैप कर रहा हूँ, जो कि वो सेम चीज़ है। काउंटिंग यहाँ है, काउंटिंग बीट्स में आपको बस सुन के स्प्रेड करना है, आपको बस उतना सेंस हो जाना चाहिए म्यूज़िक का कि हाँ आपको पता हो कि आप किस बीट पे कर सकते हो। अगर कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा है, चाहे गिटार हो या केओन हो, तो उसका भी एक बीपीएम चलता है, वो भी बीट्स पे चल रहा है हर इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बस वो समझना है। और ये चीज़ डीजेज में बहुत बहुत नसों में उतर जाती है, क्योंकि उनका पूरा काम सिर्फ आपका जो नॉलेज है म्यूजिक का उस पे चलेगा, आपके बीट्स आप कैसे कर रहे हो, और एक सेंस वो एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आपको क्या सुनाना है पब्लिक को। अगर पब्लिक जो सुनना चाह रही है या तो आप वो सुनाएंगे या आप अपना टेस्ट इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि पब्लिक उसको एंजॉय करेंगे। तो डीजेस को बहुत नॉलेज होता है। मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले जो डीजेस को म्यूजिशियंस की कैटेगरी से थोड़ा अलग समझते हैं। हाँ। क्योंकि उनका ये है कि आप अपने गाने नहीं बना रहे हो, बिल्कुल, आप दूसरों के गाने प्ले कर रहे हो। हाँ हाँ। बट यहाँ पे ये चीज़ आती है कि इसमें भी आपको म्यूज़िक सेंस चाहिए कि आप दूसरे का गाना अपना बना के आप प्ले कर रहे हो और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि अरिजीत ने कोई गाना गाया है तो वो गाएगा तभी मज़ा आए। हाँ, आप हाँ। नॉर्मली भी सुनते हो तो मज़ा आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्लब में आपका होस्ट रहता है डीजे, उसको पता है कि आज क्या वाइब सेट करनी है क्लब में, तो वहाँ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। मेरे साथ अभी भी ऐसा हो जाता है बहुत बार कि कभी कभी नहीं समझ में आता है कि पब्लिक क्या चाहती है। वो मैं बजा रहा हूँ, नहीं नाचेगी पब्लिक, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ ये बजाना है। हाँ हाँ हाँ। तो होता है, हाँ हाँ। एंजॉय करते हैं लोग, और क्लब मोस्टली लोग सिर्फ एंजॉय करने जा रहे हैं। वहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हो कि आप कोई अच्छा गाना बजा रहे हो, नहीं, अच्छा गाना नहीं। म्यूजिक वहाँ वो चाहिए जिससे लोग डांस करने का मन हो। भाई मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं एक डीजे को ना ये नॉलेज भी होना चाहिए कि जब ग्रूवी पार्ट, जब पीक आ रहा होता है गाने का, वहाँ पे उसको चेंज नहीं करना होता है सॉन्ग को। यूजुअली मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट होता है ना, जब भी मैं किसी पार्टी में, क्लब में या किसी इवेंट में जाती हूँ, तो जैसे ही ना उस गाने का ग्रोवी पार्ट आ रहा होता है, जो पीक आ रहा होता है बिल्कुल कि हाँ अब ड्रॉप आएगा, अब मजा आएगा, तुरंत डीजे जो है गाना चेंज कर देता है। तो वो ना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है कि यार क्या है, ये टर्न ऑफ है बिल्कुल ही, पार्टी का आपने मजा ही खत्म कर दिया। नहीं, ये एक्चुअली ये बात भी सच है, लेकिन क्या है ना, हर सॉन्ग के साथ हर डीजे ये चीज़ नहीं करता। कुछ सॉन्ग्स आदमी इसलिए भी छेड़ देते हैं क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपको बहुत एक्सपेक्टेशन है कि यार अब पार्ट आने वाला है, अब पार्ट आने वाला है, और वहाँ पे वो आपके इमोशन से खेल जाए। हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं बुरा भी लगता होगा, लेकिन आपको एक नयापन दिखता होगा कि मैं वेट किसी और चीज़ का कर रही थी और सामने कुछ और चीज़ आ गई। और ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर वो कोई अच्छा गाना बजा रहा है तो उसके बाद कोई बुरा गाना बजा रहा है, नहीं, वो सिर्फ गाना चेंज होगा, गाना जॉनर वही होगा, सब डांस कर रहे होंगे, बिल्कुल, बस वो गाना चेंज हो जाए। क्योंकि डीजेस की खासियत है, डीजेस के पास जो गाने हैं, जो कलेक्शन है, वो आपको बहुत सारा कलेक्शन ऑनलाइन भी मिल जाता है। बहुत सारा कलेक्शन ऐसा है कि जो आप पहले अगर क्लब में आए हो तो आपने ऑलरेडी सुन रखा है, अब उसमें नयापन कैसे लाएं, यही है। तो आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं नयापन लाने के चक्कर में वो थोड़ा सा मिस हो जाता है डीजे से, कुछ ना कुछ गलतियां सबसे होती हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं अपना कुछ प्राइवेट फंक्शन कर रही हूँ या कुछ पार्टी कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बताऊँ डीजे को कि यार दिस विल बी आवर टेस्ट, दिस काइंड ऑफ पीपल विल बी कमिंग देयर, तो आप ना ऐसा ना करके ऐसा, मतलब आई थिंक कि एक ये होना चाहिए। होता है, और जैसा आपने बताया कि आप अगर पहले से मेंशन कर रहे हो तो डीजे वही चीज़ प्ले करेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे आप हो होस्ट। हाँ। आपको बताना है कि मेरी पब्लिक ये है, आप यही प्ले करोगे। लेकिन जब वहाँ पे 50 लोग ऐसे होते हैं ना कि आप 50 में से 50 को ही नहीं जानते हो, क्लब जैसे हो गए। हाँ, क्लब में डेली नए लोग आते हैं, कुछ लोग पुराने भी आते हैं। अब आप उनको, मैं बताता हूँ, आपने गाना सुना होगा बैंग बैंग, आपने
बिना क्लब जाए हुए भी बैंग बैंग गाना बहुत बार सुन चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्लब में जाके ऐसा क्या हो जाएगा कि आपको नयापन मिले उसमें? हाँ, there should be some play with sound, beats and everything. और ये चीज़ सिर्फ डीजेस के साथ नहीं, जितने लोगों ने सिंगर्स हों या रैपर्स हों, कॉन्सर्ट्स अगर आपने देखे हैं तो जो ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं वो भी लाइफ में खेलते हैं अपनी म्यूज़िक के साथ, क्योंकि उनको भी कुछ नया देना है। ओके। तो वो चीज़, डीजे का तरीका अलग है नयापन देने का। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता यार ये क्यों किया। लेकिन आप पूरा सेट सुनो ना उसका। हाँ, डेफिनेटली। डीजेस का हथियार उनका सेट है। वो अगर चाहे 50 गाने हो या 500 गाने, डीजे ने वो हर गाना सुन रखा है। उसको पता है कि मुझे ये गाना कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे इसको चेंज कर देना है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक गाने को लेके नहीं आया है वो डीजे, वो एक सेट लेके आया है आपके पास बहुत सारे गानों का। उसको हर गाने को जस्टिफाई करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। इसलिए और क्लबिंग एक अलग ही चीज़ है। क्लबिंग में आप अगर चाहो ना कि मुझे कुछ ऐसा सुनाना है कि लोग कनेक्ट करें, लोग वहाँ पे सिर्फ वही कनेक्ट कर पाएंगे जो नाचने आए हैं। आप क्लबिंग में सैड गाने बजा के क्या करोगे, भले ही वो ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ टर्न ऑफ, मतलब मुझे नहीं चाहिए यार, मैं खुश होने के लिए आई हूँ। वही तो वहाँ पे इसीलिए वहाँ पे सब प्ले करना चाहते हैं डांसिंग नंबर्स। बिल्कुल। क्योंकि एक डीजे के लिए भी ये चीज़ प्लस पॉइंट होती है, उसको अच्छा लगता है कि वो जब बजा रहा है ना तो जितनी पब्लिक है वो नाच रही है। ऑलराइट। डीजे को अप्रिसिएशन सिर्फ इसी चीज़ में मिल जाती है कि अगर वो आया है और लोगों को पता है कि यार ये बंदा नचा के मानेगा, तो मतलब आप ऑलरेडी उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। डेफिनेटली। यही चाहिए आर्टिस्ट को। What is that one song that you play behind the decks that makes you groove also? कि मतलब आप भी नाचने पे मजबूर हो जाते हो कि हाँ ये बजा तो मैं रहा हूँ बट मेरे को मजा आ रहा है। बहुत गाने हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक गाना होगा, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कव्वाली पे भी नाच सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 रूमाल पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो वो चीज़ नहीं, मैं बहुत आपकी भाषा में अटपटा बोलेंगे उसको। मैं इस चीज़ में बहुत अटपटा हूँ। मेरा मूड अगर अच्छा है, आप मुझसे कुछ भी प्ले करवाओ, आपको मजा आएगा। अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो ये चीज़ एक्चुअली नहीं होना चाहिए आर्टिस्ट में, लेकिन अगर मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं प्ले कर पाता। मुझे खुद से अंदर से अगर खुशी नहीं है तो मैं फेक नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं डीजे या डांसर से ज़्यादा रैपर कहलाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ऑलराइट। तो इतना, एक तो क्या होता है ना, रैपर्स हो जाए, चाहे म्यूजिशियंस हो जाए, चाहे डीजेज हो जाए, तो बहुत ना लाइफ में ऐसा साउंड इतना तेज़ होता है ऑलरेडी, आप क्लब्स में कर रहे हो, फिर आप परफॉर्म भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक स्टॉप, एक ब्रेक चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, जब जब आपको लगता है कि यार नहीं, आज ना मैं शो कर पाऊंगा, ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, आई नीड टू चिलैक्स, हैव माई वाइन और वॉट एवर ड्रिंक यू हैव, और मुझे बस अपने लोगों के साथ बैठना है, चिलैक्स करना है, क्या करते हो आप? मुझे पसंद है, मतलब म्यूजिक इज माई लाइफ नाउ। म्यूजिक हर तरफ है मेरी लाइफ में। तो अगर मुझे चिल भी करना है, मुझे रिलैक्स भी होना है, तो मैं सिर्फ बड़े साउंड्स को छोड़ के मैं एक गिटार के साथ एक दोस्त को पकड़ता हूँ, उसके साथ बैठ के गिटार पे म्यूजिक सुनता हूँ। बेसिकली ब्रेक में भी आप म्यूजिक थेरेपी ले रहे होते हो? हाँ, म्यूजिक थेरेपी बहुत बड़ी थेरेपी है म्यूजिक की। डेफिनेटली। मतलब मैं कोई बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, जो लोग स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ भी अगर बोलना चाह रहे हो तो एक आप मेलोडिक वे में बोलो, तो आपको स्टैमर नहीं होगा। हाँ। वो है, और सुनने में आपका मूड सही नहीं है, आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक आप 10 गाने बजाएंगे, उनमें से एक गाना ऐसा होगा ना जो आपका मूड थोड़ी देर के लिए चेंज कर देगा। हाँ बिल्कुल। थेरेपी में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ होता है अगर आप किसी और थेरेपी में जाते हैं। बिल्कुल। थेरेपी कोई वन डे प्रोसेस नहीं होती, बिल्कुल नहीं। कोई भी थेरेपी है
उसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है और मोस्टली थेरेपीज ऐसे ही होते हैं, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कि वो धीरे धीरे ही वो चीज़ आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से बाहर करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो म्यूज़िक को लोग इसीलिए इतना अपना मान लेते हैं, जब वो म्यूज़िक में घुसते हैं ना तो उनको पता है जो मैं किसी इंसान से सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल, वो चीज़ कोई इंसान अपने गाने में रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रख चुका है। बिल्कुल। मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं शायद नहीं बोल सकता किसी के सामने वो चीज़, लेकिन हाँ, अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने गाने में वो चीज़ डालूंगा। और बहुत से रैपर्स को इसीलिए लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वो कोई गाना बना रहे हैं तो बहुत से, मतलब रैप मतलब लोग यही समझते हैं वल्गैरिटी। बिल्कुल। सिर्फ वल्गैरिटी से अगर अपन दूसरा पहलू उसका देखें तो वो इस इंसान की रियल लाइफ है। बिल्कुल। जैसा मैंने बोला कि मैं कभी ऐसे फेक बातें नहीं कर पाता कि गरीब था या कुछ था, क्योंकि वो मेरी रियलिटी है ही नहीं। अगर एक रैपर अगर ये बोल रहा है कि हाँ उसने स्ट्रगल किया है, उसके फैमिली में इतने सोर्सेज ही नहीं थे कि वो सपोर्ट कर पाते, तब भी उसने ये चीज़ करी है, तो वो उसकी रियलनेस है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और मेरा काम यही था, कैमरे के पीछे सब ऑपरेट करना, सेटअप जमाना, कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने हाँ, तक का सब कुछ आई हैव डन इट ऑल इन माय कॉर्पोरेट लाइफ, एंड आई एम आपका पॉडकास्ट में लूंगा। डेफिनेटली, बट आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो। कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बहुत ही हार्ड वे से मुझे सिखाया कि ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में। जब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ा तो एवरीबडी वाज लाइक कि नाउ शी विल, मतलब कहीं नहीं मिलेगी अब इसका हो गया, नहीं अभी इसका। मेरे को था पर इंस्टाग्राम पे कि हाँ मैं कुछ करूँगी, कुछ करना है मुझे अपना खुद का। तो बहुत लोगों ने रोका भी कि क्या, यू टेक अ ब्रेक फॉर मंथ्स एंड सिट बैक, रिलैक्स, इंजॉय करो लाइफ को, सेविंग्स हैं बढ़िया उड़ाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं हो पाएगा। मतलब मेरी ना थेरेपी ही मेरा काम है। एंड देन इन बिटवीन ऑफ दैट आई लॉस्ट माई पेट, ओके, एंड दे वर रियली क्लोज टू मी। तो वहाँ पे ना जो एक ब्रेक आया ना, उसमें भी मतलब 8th of October my pet died and 9th of October I guess I was shooting again. ओके। तो मैंने हर चीज़, मतलब मैंने रोका नहीं अपने आप को। दो आई वॉज क्राइंग, दो आई वॉज ग्रीविंग, आई एम स्टिल ग्रीविंग, बट कहीं ना ये काम जो है ये मेरे लिए पूजा भी है, ये मेरे लिए थेरेपी भी है, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम कि हाँ, म्यूज़िक से डिटैच होके भी म्यूज़िक से मैं हील हो सकता हूँ। एक मुझे क्रिएटिव ब्लॉक अगर ख़त्म करना है तो मैं म्यूज़िक के पास ही जाऊँगा घूम फिर के। भले ही ज़रूरी नहीं है कि वो एक केओटिक म्यूज़िक ही होना चाहिए, लाउड बैंग बैंग म्यूज़िक ही होना चाहिए। शांत अरिजीत वाले गाने, मूडी सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप खाना खाते हैं? बिल्कुल। आपका अगर मन नहीं है कि आज मैं कुछ हैवी नहीं खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, तो क्या आप उसके बाद हवा खाने लगते हैं? नहीं, आप खाएंगे खाना ही, हाँ, थोड़ा लाइट खाएंगे। हाँ, सेम म्यूजिक है मेरे लिए। मैं डेली क्लब का म्यूजिक सुनता हूँ, मैं डेली बूम बाम ये सब सुनता हूँ, लेकिन अगर मुझे भूख नहीं है हैवी म्यूजिक की तो मैं लाइट म्यूजिक प्रेफर कर दूंगा। डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ से बिल्कुल ही डिटैच हो जाऊँ, क्योंकि वो मैं चाह के भी नहीं हो सकता अभी, और उसका कोई सेंस नहीं होता, मुझे नहीं समझ में आता। बहुत लोग कहते हैं कि यार जब भी क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है तो सारा काम बंद करके बाहर जाओ, देख के आओ। ठीक है, वो किसी एक बंदे का, दो बंदे का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो थोड़े अलग जोन में जाऊंगा। बिल्कुल। जोन म्यूजिक में भी बहुत सारे होते हैं। अगर मुझे सॉफ्ट म्यूजिक भी नहीं सुनना है, अगर मुझे क्लबिंग भी नहीं सुनना है, तो मैं मस्त गाना लगाऊंगा, तेरा मेरा प्यार अमर, मैं उसको भी एंजॉय करूंगा। एक चीज़ जो आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम अ रैपर, तो नारसी को अगर आपने सुना होगा, उन्होंने जो अपनी कला को एक तरह से भक्ति के पाथ पे जो टर्न किया है, एंड मतलब बहुत ध्यान से सुनती हूँ मैं उनकी जो वो बोलते हैं लिरिक्स वगैरह, जो भी वो बोलते हैं अपने भजनों में, हाँ। बहुत
सुंदर होता है। तो एक कहीं ना मुझे बहुत वियर्ड भी लगा और बहुत मज़ा भी आया सुन के कि यार रैप ऐसा भी एक रूप ले सकता है। हाँ। म्यूजिक एक ऐसा भी रूप ले सकता है और जरूरी नहीं है भजन सिर्फ वही हो जो हम बचपन से सुनते आ रहे वही। हो। नारसी का अगर आप देखो तो वो रैप्स बहुत बढ़िया करता है, बट उसने क्या किया कि हाँ ठीक है मैं भक्ति पाथ पे हूँ और मैं उसी के अकॉर्डिंग अराउंड रैप्स बनाऊंगा। तो आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग विथ यू गाइज, मतलब आई कूडोज टू यू गाइज। उसका मैं एक छोटा सा रीज़न बता देता हूँ। अगर वो लिखता है और वो लिख पा रहा है ये चीज़, तो आप कुछ भी लिख रहे हैं जी, उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ओके। अगर मैं रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैं लिखने बैठूंगा ना तो पहला लाइन ही मेरी कुछ ऐसी रोमांटिक होगी कि अगर मैं टाइटल ही डाल रहा हूँ तो बिल्कुल। मैं साइंस फिक्शन पढ़ रहा हूँ, इंसेप्शन की स्टोरी छाप दूंगा मैं, समझे? तो वो चीज़, अब नारसी का अगर देखें वो पहाड़ों से ही आता है ना, उसने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं, बिल्कुल। भक्ति में रहा है वो एक उसकी चॉइस थी कि हाँ मुझे एज अ रैप इस चीज़ को पोर्ट्रे करना है, वो कर रहा है। बिल्कुल। हो सकता है उसमें बहुत लोग ये बोलते होंगे कि यार रैपर है तो अपनी रियल कहानी क्यों नहीं लिख रहा है। नहीं, जरूरी नहीं आप है। उसको एक रैपर की जगह एक आर्टिस्ट देखो ना, वो आपको एक पूरी स्टोरी टेलिंग बता रहा है, बिल्कुल आपके पुराणों की। बिल्कुल। आपको इससे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए? लोग फेमस हो जाते हैं, लोग बहुत कुछ कमा लिया, उसके बाद क्या मांगते हैं? कहते हैं यार हमें भक्ति करनी है क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए। और कितना ही ब्यूटीफुल होगा जब आप अपने पैशन में ही मोक्ष ढूंढ लो। क्या बात। वही चीज़ वो नारसी की, और मुझे अच्छा लगता है। नारसी है और एक और भाई है मेरा, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी बहुत मतलब ऐसे धर्म से रिलेटेड रैप करता है और अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो हम रैपर्स की बात कर रहे हैं वो अब मेरे हिंदूज की नहीं इट्स जेनरिक, क्योंकि हाँ, वो मुझे एक उसका मोल्ड जो वो करके हाँ, लेके आया, मुझे वो बहुत आर्क बहुत अच्छा लगा उस बात चीज़ का। यही है, जैसा सब कहते हैं ना कि इंसानों ने नाम अलग अलग बनाए हैं, भगवान एक ही है। सही बात। वही चीज़, अब मैं भगवत गीता पढ़ के कनेक्ट हो रहा हूँ, हाँ, कोई definitely। दूसरा ग्रंथ पढ़ के कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। कनेक्ट एक ही जगह हो रहे हैं। क्योंकि ना कहीं मेरे पॉडकास्ट में अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो मेरे पास गेस्ट ही म्यूज़िक वाले आ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा लाइफ जर्नी ऐसा था, फिर मैं ऐसा, फिर एक जो आई वो म्यूज़िक सिखाती हैं, तो उन्होंने भी बढ़िया बहुत सुंदर अपने आप को बढ़िया अटैच किया कि हाँ एक ये वर्शिप ही है और म्यूज़िक को आप किसी भी चीज़ का रूप दे सकते हो। तो म्यूज़िक इज़ आई थिंक शेपलेस, इट्स लाइक वाटर। आप उसको कैसा भी डायरेक्शन में, कैसे भी शेप में आप उसको आई थिंक डाल सकते हो, और वो ब्यूटी होती है आई थिंक म्यूजिक की। और म्यूजिक का मैं बताऊं, म्यूजिक वाटर भी नहीं, म्यूजिक इमोशन है। अब हर बंदे का अलग है, वो उसको किस तरह से फील कर रहा है। डेफिनेटली दिमाग में कभी ऐसा सीसॉ हो जाता है कि यार रैप डीजे थोड़ा सा बैलेंस कैसे करते हो आप इसको? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मतलब मेरे खुद के दिमाग के लिए नहीं, वो मेरा ट्रेंड है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने चूज़ ही नहीं करता अगर मैंने उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया होता। हाँ। लेकिन अब आके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसमें मुझे बुरा लगता है। अगर मैं डीजेइंग को पूरा टाइम दे रहा हूँ तो मुझे रैप से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है स्लाइटली। अगर मैं रैप में जा रहा हूँ तो मुझे डीजेइंग से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, और वो चीज़ें मेंटेन करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। ऑलराइट, सो टॉक्सिक द रैपर एंड डीजे टॉक्सिक, ये दो ऑल्टर ईगोज कह सकते हो, ऑल्टर पर्सनालिटीज हैं आपकी? ना, बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम है। ऑल्टर पर्सनालिटीज हैं विश्वेंद्र और टॉक्सिक। व्हाट इज विश्वेंद्र लाइक? विश्वेंद्र इज अ स्वीट बॉय, स्वीट जाइंट। स्वीट जाइंट, हाँ, घर का सबसे छोटा बेटा, सब प्यार भी करते हैं, कभी कभी मारते हैं उसको भी, प्यार का नाम दे देते हैं कि हम तुम्हारी चिंता करते हैं। मुझ में 4 बेटे मारने के बाद कौन सी चिंता कर रहे हो तुम? सी एज वो क्या नाम है उसका, सोलंकी करके कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो पिटाई बहुत जरूरी है। तो
पिटाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. आशीष सोलंकी. आशीष सोलंकी, यस. नहीं तो पिटाई जरूरी है, लेकिन ठीक है यार, नहीं मारना चाहिए. दर्द होता है. डेफिनेटली यार, बट आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट पिटाई समवेयर. मैं क्रिंजी टर्न नहीं हूँ यार, मतलब ऐसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, नो आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दैट, मतलब वो वाला पर्सनैलिटी नहीं बना मेरा. आई एम ग्रेटफुल टू दैट समवॉट पिटाई कि हाँ ठीक है, मतलब माँ बाप ने ना मार मार के सीधा कर दिया, तो वो चीज़ मुझे सही लगती है. वो चीज़ मैं बहुत बोलता हूँ, मतलब वो एक फन वे में मैं बोल देता हूँ, लेकिन जैसे आजकल मैं सच बताऊँ, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने अपनी एज का या मुझसे ज़्यादा बड़े कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको पैनिक अटैक कर रहे हो छोटी छोटी बातों पे. मैनेज कर लेते हैं अपन लोग. हाँ, क्योंकि हम में बेल्ट से मार पड़ी है. बिल्कुल. हाँ, ये बात तो सही है. मैं आज भी अगर घर जाके ये बोलूँ ना कि मुझसे बात मत करो, मैं डिप्रेशन में हूँ, अरे तो यही बाल पकड़ के घसीट देंगे वो. वो नहीं जानते डिप्रेशन, वो कहते हैं ये क्या होता है, बैठो खाना खाओ, भूख क्यों नहीं लग रही है, सुबह जल्दी उठो. हाँ. नहीं, उसमें तो घर वाले समझ गए हैं कि लड़का हाथ से निकल गया. जिस दिन काम होता है उस दिन मुझे डेफिनेटली उठाया जाता है, वरना फिर उनको पता है सोने दो. बाकी यही है कि आप नहीं जज कर सकते किसी को इस चीज़ से कि पैनिक अटैक है, ये कट कर देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. बहुत गंदा जाने वाला था. एक्चुअली पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम मेंटल उस पर भी बोले, होता है सब कुछ डेफिनेटली, वो भी एक प्रॉब्लम है आपके ब्रेन में, होती है. आप सैड, अपसेट, रोना, गाना, हंसना, खेलना सब होता है. एवरी काइंड ऑफ इमोशन इज देयर. बस सीधी सी बात ये है कि आई थिंक हमारी जनरेशन जो जिलेनियल्स, मिलेनियल्स, जो कहना चाहो, हम लोग थोड़ा सा उसको मैनेजिंग सही कर लेते हैं, कि मैनेज कर लेते हैं दिमाग में कि यार ठीक है यार, अभी छोड़ो इसको, हटा के अभी साइड में रख दो, अभी काम करना है. उसका रीज़न यही है ना कि हम उस जनरेशन से आते हैं जो बहुत ज़्यादा भी फ्रैंक नहीं है अपनी फैमिली से. फ्रैंक है, इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं अपने घर पे बैठ के बताऊं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे नाराज़ हो गई, ऐसा वैसा, ये नहीं. बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना हमारी जनरेशन की जो बहुत अच्छी बात है. तो बट भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बिल्डअप करना पड़ता है भाई, कि मतलब आपको अगर माँ बाप को बताना है ना कॉलेज लाइफ में भी कि मेरे को ना ये फलाना सर्टेन बंदा पसंद है, तो भाई लग जाते हैं अच्छे खासे, मतलब बताने में जमीन खसक जाती है भाई पैरों तले. तो ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे वन फाइन डे आई वेंट अहेड एंड यू नो मम्मी पसंद है शादी करा दो, ऐसा कुछ भी नहीं. बट स्टिल इट टुक टाइम. नहीं तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि फिर आपके बेल्ट के निशान गए या नहीं? पड़ती तो है, लड़के हो या लड़कियां, और लड़कियों में ज्यादा पड़ती है एक्चुअली. नहीं यार, मैं सच बताऊं ना, फर्स्ट वाले पार्ट में जो पहला एक और था, वो तो मैंने बताया भी नहीं था. वो अब यार माँ बाप थोड़ा ज्यादा तेज होते हैं, उनको मोबाइल भी चलाना आता है, सब आता है, तो वो पकड़ लिया तो पिट तो गए थे बहुत गंदे वाले, और सही मारा, पता है. हाँ, बिल्कुल सही मारा. जब गलत इंसान से आदमी मिल जाता है ना, तो उसको ऐसे ही पिटाई करने की जरूरत पड़ती है. बट इन द सेकेंड टाइम ये था, ये इतनी अंडरस्टैंडिंग बना ली थी मैंने कि सुनो, करनी तो अपने पसंद से ही है. मैं अपने सर्कल में देख लूंगी कोई ऐसा जिसके साथ आप बैठ उठ पाओ. तो ये चीज थी वहाँ पे. तो अभी है कोई जिससे करनी है? हाँ डेफिनेट है वो तो, मतलब आई कैन से इट आउट लाउड आल्सो. ओके, कांग्रेचुलेशंस. काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता है, लेकिन सब भाग जाती. कुछ की तो शादियां हो गई है, कुछ की शादी होने वाली है. लेकिन क्या है ना, मतलब एक बहुत ही जाने माने इंसान ने, बहुत ही अच्छे इंसान ने बोला था कि जिसको हम चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए. तो वही बात. So Vishwendra is a lover boy.
सॉफ्ट जायंट, सॉफ्ट यू कैन डिसेंट से। बंदा, फैमिली गाय। हाँ, और टॉक्सिक? टॉक्सिक बहुत मिस्टीरियस है। अच्छा। टॉक्सिक अपनी बातें छोड़ो, अपने इमोशन छोड़ो, अपना नेक्स्ट स्टेप भी किसी को बताना प्रेफर नहीं करता, दैट्स ग्रेट। क्योंकि एक एक्सपीरियंस के साथ आती है चीज़। मैं टॉक्सिक कुछ टाइम से हूँ, मैं विश्वेंद्र बचपन से हूँ। हाँ, डेफिनेटली। तो विश्वेंद्र ने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा है, टॉक्सिक वो चीज़ें फॉलो करता है। अगर विश्वेंद्र दोस्तों में बहुत पागल था, कि दोस्त सब है, फिर उसको एक्सपीरियंसेस ऐसे मिले जिसकी वजह से आज टॉक्सिक को ये पता है कि कौन से दोस्त के लिए कितना खड़ा होना है। हाँ, डेफिनेटली। दोस्त सारे ज़रूरी हैं, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, बट कितना ज़रूरी होता है ये आपको खुद डिसाइड करना है। डेफिनेटली। और ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। मतलब सॉफ्ट बॉय मैं रहा हूँ बचपन से, लेकिन ऊधम भी मैंने बहुत किया है, लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी। तो एक बार मेरी कुछ लड़ाई हुई और बहुत पिटा था मैं। बचपन वाली बात तो है। पिटाई बहुत जरूरी है। दूसरों से भी कभी कभी। नहीं, लेकिन मैं वहां बताऊं, मैं उस टाइम भी अपने फ्रेंड्स के साथ था। हाँ, बिल्कुल। 2 फ्रेंड्स थे वो, हाँ हाँ जी। दोनों भाग गए। और मैं पिट रहा हूँ। लेकिन वहीं पे एक और दोस्त था जो उस टाइम पे था भी नहीं। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, केसेस किया। अच्छा। तो उस दोस्त ने ज़बरदस्ती अपना नाम उस रिपोर्ट में मेंशन करवाया कि मैं भी था। क्यों? क्योंकि वो उसके फैमिली में कोई अच्छा पॉलिटिशियन था, एंड ही वाज लाइक कि अगर मैं अपने घर पे फ़ोन करके ये बोलूँगा ना कि मेरे फ्रेंड की लड़ाई हो गई है, आ जाओ, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन मैं उनको ये बोलूँगा ना आई थी, मुझे भी अंदर करके रखा है, तुरंत आएंगे। और वो हुआ। शाम को जब पुलिस स्टेशन बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग वहाँ बैठे रहे, और थैंक गॉड कि उसके फैमिली वाले भी आए। और कुछ ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कुछ वहाँ पे नेतागिरी करी है, ऐसा नहीं। जो एक सिविल तरीका होता है वो आए, उन्होंने समझाया कि भाई आप लोग बच्चे हो। मैं स्कूल में था उस टाइम, तो उन्होंने समझाया, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, ठीक है। और अभी भी मतलब वो फ्रेंड मेरा अभी तक बहुत अच्छा दोस्त है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम लोगों की लड़ाई भी बहुत होती है। हाँ, नहीं देखिए, लेकिन मुझे पता है कि अगर कोई पीठ पीछे उसके बारे में बोलेगा तो मुझे क्या रिएक्ट करना है वो सबको पता है। आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो हमारे बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, आई कैन रिलेट लाइक ऑन दैट टर्म्स विथ यू ऑल्सो, कि वो कहीं ना कहीं सिबलिंग्स की तरह ही हो जाते हैं कि है चलना। तो वो चीज़ हो जाती है। उन्होंने तुमको उस पोजीशन में भी देखा है जहाँ से सिबलिंग्स ने नहीं देखा है। ये बात तो आई। एक मूवी आई थी, मैं आपको बताऊं, संजय दत्त और आदित्य पंचोली, आतिश मूवी थी, वो बहुत आती थी टीवी पे। और उसमें एक चीज़ मैंने सुनी थी कि जो आपके रिश्तेदार हैं या भाई हैं वो आपकी लाइफ में हैं, लेकिन आपको उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं था। हाँ, आप चॉइस वो नहीं कर है। सकते थे अपने फैमिली में, बस लेकिन चॉइस नहीं कर सकते आपका थे। दोस्त आपने खुद चूज किया है। यस यस, डेफिनेटली। हाँ, तो वो तो फिर आपको ऐसा ही चूज करना है जिस पे आपको कभी रिग्रेट ना हो। ऑल राइट। करते हैं लोग बहुत बार गलत भी चूज कर देते हैं, लेकिन वो पार्ट अपन हटाते हैं। मतलब टॉक्सिक की लाइफ में टॉक्सिसिटी भी रही है, बट कहीं ना कहीं वो ग्राउंडेड रहता है टॉक्सिक। हाँ। काफी ज्यादा। मैं अगर यहाँ बैठ के आपको अपने लाइफ की रोतलू कहानियां सुनाने लगूं तो आपको भी उतना मजा नहीं आएगा। लोग सुनना ही चाहते हैं अच्छी चीजें। कोई किसी के पास्ट में या डार्क फेज में जाना ही नहीं चाहता। सबके पास अपना एक वो जोन है ऑलरेडी। हाँ। सब कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं उस चीज से। कभी कभी एक इंसान होता है, कभी कभी एक बात ही हो जाती है जो खटक जाती है दिमाग में। हाँ। और वो शायद आपको सालों तक खटके। तो वो चीज़ है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग में लड़ रहा है। और मुझे पता है कि मैं किसी को जाके ये चीज़ें बताऊंगा तो वो उतना इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। इंटरेस्ट लेगा लेकिन वो क्या कर सकता है उस चीज़ में। डेफिनेटली। जो प्रॉब्लम है वो मेरी खुद की है, मुझे खुद सॉल्व करनी है। हाँ हाँ। तो वही करता हूँ मैं अब। पहले मेरी आदत थी कि हाँ मुझे मज़ा आता था कि वो बचपन वाली कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ यार,
भूख नहीं लग रही है, अब तो बस मुझे मिलना है। लेकिन अब मुझे पता है कि भाई ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अगर किसी से मिलना चाहते हो, बिल्कुल वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सामने वाला आपसे ना मिलना चाहे, बिल्कुल, ताली दोनों हाथ से बजती हुई। वरना आप स्टॉकर बन जाओगे। तो कभी झड़प होती है आपस में, विश्वेंद्र की और टॉक्सिक की आपस में अंदर कुछ ऐसे? ये हाँ। तुम पागल हो, तुमने ऐसा किया। हाँ, समथिंग लाइक दैट। कुछ चीज़ों में टॉक्सिक बोलता है कि तुम सी थे विश्वेंद्र को। एक किसका बज रहा है? मेरे फोन है। Can we redo the question? All right. तो कभी विश्वेंद्र में और टॉक्सिक में कभी बीच में ऐसे झड़प सी होती है आपस में कि अरे तुम पागल हो यार, तुमने क्या कर दिया ये? डेफिनेटली। क्या है, विश्वेंद्र जो बंदा था जी, वो था जो एक बढ़ती एज के साथ अपने आप बनता गया। बिल्कुल। टॉक्सिक वो है जो लोगों ने बनाया, खुद ने बनाया, खुद की गलतियों ने बनाया, वो टॉक्सिक है। तो होता है, बहुत बार होता है, टॉक्सिक कभी कभी सोचता है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता था मैं। इतना तो नहीं रो सकता था किसी के पीछे। और वहां पे कभी कभी विश्वेंद्र भी सोचता है कि भाई ऐसा तो नहीं बनना था मुझे बड़े होके। हाँ। विश्वेंद्र पढ़ाई में ठीक है, बहुत टॉपर नहीं रहा, एवरेज रहा, लेकिन विश्वेंद्र बहुत सीधे रास्ते वाला था। पढ़ाई खत्म हुई, कोचिंग्स करी, लॉ करने पहुंचे, फिर वहां पे टॉक्सिक आ गया तो लॉ भी छूट गई। क्योंकि टॉक्सिक तो अपनी मर्जी का मालिक है। बिल्कुल। तो वो चीज, बाकी ये है कि हाँ, ये सब में होना चाहिए। आप किसी और से उतना इंस्पायर नहीं हो सकते जितना आप खुद से हो सकते हो। डेफिनेटली, बिल्कुल। आपको कोई और उतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकता जितना आप खुद कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए, कोई भी इंसान हो। आप ये वेट मत करो कि सामने वाला आके आपको बताएगा कि यार ये तुमने गलत किया। आपको करते टाइम भी पता है कि वो आप गलत कर रहे हो। या तो आप स्टैंड लो उस चीज के लिए कि हाँ मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में गलत था, वो मेरी नजर में सही है। बिल्कुल। या आप वो चीज करो ही मत। हाँ हाँ, हर किसी की किताब में हर चैप्टर अलग अलग। हाँ, आपको किसी और से नहीं सुनने की जरूरत होती। कभी कभी होता है लोगों के साथ, लेकिन मेरे साथ नहीं होता है। मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, और एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ तो मैं कभी नहीं करता। हाँ, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। आज कौन बैठा है हमारे पास? विश्वेंद्र है कि टॉक्सिक है? आज सफेद बाबा बैठा है आपके पास। नहीं, मैं बता दूं, ये इनकी कॉस्ट्यूम टीम ने मुझे कुछ बना के बिठाया। फिर भी मतलब जब आप बात कर रहे हैं कैमरे के सामने, who is there? Who is talking to me right now? Who is talking to Gloss Boss right now? मैं बताता हूँ। एक टाइम था जब विश्वेंद्र कुछ चीज़ें सरवाइव करता था और उसको आईने के सामने खड़े होकर टॉक्सिक बोलता था तुझे ये चीज़ करनी चाहिए। अब स्वैप हो गया है। अच्छा। अब मैं 24 घंटे में से 18 घंटे टॉक्सिक होता हूँ, 6 घंटे विश्वेंद्र होता हूँ। तो विश्वेंद्र आता है कभी कभी कि क्या कर रहे हो, कहता हूँ यार चुप तो रहो यार, तुमने कर दिया जो करना था। तब तो मैं आया हूँ। अगर तुम अपनी जगह इतने सही होते तो मैं ऐसा होते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रिलेट करती हूँ मैं आपके इस पॉइंट से। लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था, एक और डीजे से था, डीजे एडिकीन, अमेजिंग डीजे आई मस्ट से। तो उनसे ऑफ द कैमरा कुछ मेरी बात चल रही थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल्टर ईगोज। हाँ, तो वही मैं यही बातचीत हमारी चल रही कि अच्छा हृदय और एडिकीन के बीच में भी कुछ ऐसा चलता है ना, एक ऑल्टर ईगो है। मेरा भी एक ऑल्टर ईगो है। आज कैमरे के सामने हूँ तो ग्लॉस बॉस हूँ, हाँ। है ना, और कैमरे के पीछे हूँ तो अनुष्का हूँ। बट हाँ, ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो दिन होता है मेरा, मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे आई एम ग्लॉस बॉस, क्योंकि ग्लॉस बॉस कहीं ना बहुत ज़्यादा एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और मैं कहूँगी कि एकदम सीधे मुंह पे बात करने वाली लड़की है। वो
आपका एक ऐसा वॉनाबी कैरेक्टर है जो आपने खुद बिल्ड किया है। आपको पता है ग्लॉस बॉस कैसी होनी चाहिए। यस डेफिनेटली। आपको ये नहीं पता होगा कि कोई इंसान कैसा होना चाहिए, लेकिन आप अगर कोई शर्ट भी पहन रहे हो ना, हाँ। तो आपको पता होता है कि यार ये मुझे इतनी फिट आनी चाहिए तभी ये मेरे लिए है। बिल्कुल। वही चीज सबके एक कैरेक्टर के साथ होता है। अगर मैं टॉक्सिक हूँ तो वो मुझे पता है टॉक्सिक कैसा होना चाहिए था, कैसा डेफिनेटली है। विश्वेंद्र को कभी नहीं पता था कि विश्वेंद्र को कैसा होना चाहिए। जैसा लोगों ने बता दिया वैसा विश्वेंद्र होगा। आई कैन रिलेट टू दैट सो मच। अनुष्का इज जस्ट लाइक अ होमलेस पर्सन। मतलब आप गंदे से गंदा लोअर और बिल्कुल ढीली टी शर्ट वैसे आपको दिखेगी, वो है रियल अनुष्का। मैं आपको सच बताऊं, शी डज नॉट केयर अबाउट हर हेयर, शी डज नॉट केयर अबाउट मेकअप, शी जस्ट केयर अबाउट कि हाँ मेरे को नींद चाहिए, नींद पगलू हूँ मैं मुझे नींद टाइम से चाहिए, मुझे खाना अच्छा चाहिए, मुझे ज़्यादा किसी से मिलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, अपने लोगों में बैठना है, 4 बातें कहनी है और घर वापस लौट जाना है। अनुष्का इज़ नॉट सोशल एट ऑल। ग्लॉस बॉस ऑन दी अदर हैंड बहुत सोशल है। अभी आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और 2-3 लोग मिल जाएंगे और ग्लॉस बॉस अपने आप में ग्लैमर है। बिल्कुल, डेफिनेटली। वही चीज क्या है, आप बचपन से जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, लोग कहते हैं ना होश संभालने के बाद मैंने ये किया। होश संभालने तक आप क्या कर रहे थे? डेफिनेटली हाँ। जो आपको लोगों ने बताया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये चीजें नहीं करना चाहिए, ये होश संभालने की बात है। जब आपने अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ली, मतलब आपने होश संभाल दिया। बिल्कुल। अब उसके बाद से चाहे मैं टॉक्सिक बन गया, आप ग्लैम बॉस बन गई, ग्लॉस बॉस सॉरी नो वरीज लेकिन हमारी रियल पर्सनालिटी एक्चुअली यही है जो हमने चूज करी है। आई फील दैट। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आपने मुझसे सबसे पहले बोला था, पूछा था कि आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए। शायद मैंने इंस्पायर एज अ म्यूजिशियन में किसी और को देख के हो सकता हूँ, एज अ आर्टिस्ट में किसी और को देख के हो सकता हूँ, एज अ पर्सनैलिटी में किसी और को देख के इंस्पायर नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। जो मेरे रियल फ्लेवर्स हैं वो मेरे कैरेक्टर में दिखना चाहिए। मैं कुछ भी जैसे बात करता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, कभी भी मुंह फट हूँ, लेकिन वो एक सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में भी एक लिमिट होती है कि ये चीज़ नहीं करनी। बिल्कुल। अब अगर मैं विश्वेंद्र की बात करूं तो जितना मैं बात करता हूं उतना भी ना कर पाऊं, क्योंकि विश्वेंद्र को हमेशा से बताया गया है कि आपके मम्मी पापा टीचर्स हैं, आपके भाई लोग बहुत वेल मैनर्ड हैं, गोरे भी हैं, दैट्स अ फैक्ट, बट मजाक वाली बात है। लेकिन वहाँ सबने बता रखा है कि यार आपको ऐसा बनना चाहिए। मुझसे भी तो पूछो मैं क्या बनना चाहता हूँ, बाउंड्री सेट कर दी है ना वहाँ पे। वो, और ऐसा नहीं हमेशा ये चीज़ गलत होती है, बिल्कुल, लेकिन हाँ आपको एक एज के बाद ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है। आप उसमें सपोर्ट करो या ना करो, आप सपोर्ट करोगे वो हमेशा ज़िंदगी भर ये चीज़ बताएगा लोगों को कि आपने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे। और अगर आप नहीं करोगे तो वो जिंदगी भर ये चीज़ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बताएगा आपको कि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मैंने जो किया खुद किया है। तो भाई एक सफ़र पे निकला है इंसान, उसके साथ में चलो, पकड़ने की क्या ज़रूरत, क्योंकि वो तो मुझे पूरा करना ही है सफ़र। डेफिनेटली। सो दिस इज द फन सेगमेंट ऑफ ग्लैम रूम, रैपिड फायर है ये। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और जल्दी से आप जो है फटाक से जवाब दे देना। कोशिश पूरी करूंगा। One track that never fails to hype you up before your show. Before my show? Yes. मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन dash 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 volume 1. Okay. Studio sessions or live crowd energy, what's addictive? Live crowd energy, definitely. Okay. All right. Biggest myth about DJs or rappers that people get wrong? Attitude, their attitude. Okay. One word your friends would use to describe toxic off stage. Toxicity. भर के। All right. That's it for the rapid fire round.
So this is our last question of this segment and ये बहुत important question होता है और मैं हर artist से पूछती हूँ. मतलब बहुत भारी होगा लास्ट में आ रहा है. काफी भारी question है. तो what does your future gig look like? फ्यूचर गिग लुक लाइक जो मैं चाहता हूँ उसका आंसर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ अभी. कि अगर मुझे एक एम देखना है, मुझे एक सपना देखना है, मुझे कैसी गिग चाहिए तो डेफिनेटली माइकल जैक्सन. Definitely, I hope God gives you that fame. आपके जैसे कई और आर्टिस्ट होंगे जो आपको सुन रहे होंगे और आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंस्पायर भी हो रहे होंगे. उनके लिए एक छोटा सा क्या मैसेज आप छोड़ना चाहते हो इस पॉडकास्ट के जरिए? काम करते रहो. उतार चढ़ाव आते हैं, आपको हो सकता है थोड़ा ब्रेक हो सकता है थोड़ा बड़ा ब्रेक हो, लेकिन आपको काम कंटिन्यू रखना है अपना. अगर आपने ब्रेक लेके अगर आप किसी दूसरे रास्ते पे मुड़ गए तो वहीं पे आपका रास्ता चेंज हो जाएगा. तो करते रहो, कुछ भी करो, लेकिन जो चीज़ आपका पैशन है उसको आप फॉलो करो. भले धीमे करो, तेज करो, उससे मैटर नहीं करता. आप जो चीज़ चाह रहे हो, आप उसको पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ मैटर. जैसा लोग कहते हैं ना कि मंजिल उतनी अच्छी नहीं होती जितने अच्छे सफ़र होते हैं. वही बात है, मंजिल नहीं मिलेगी आपको अगर आप सफ़र ही चेंज कर दोगे अपना. और जो भी आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगा कि हाँ, आर्ट भी ज़रूरी है, लेकिन आपका एक बैकग्राउंड, आपका बेस मजबूत होना भी ज़रूरी है. आप अगर पढ़ाई करते हैं तो हाँ, आप आर्ट को फॉलो करिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें. आपको एक इनकम सोर्स भी आपको एक टाइम के लिए चाहिए होता है. जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई, लेकिन वो फुल टाइम सिर्फ म्यूज़िक में दे रहे हैं, तो वो अभी से मत करो. आपके पास आ जाएगा, इंडिकेशन आएंगी, आपको यूनिवर्स ही वो इंडिकेशन देगा कि हाँ, अब आप वेल सेटल्ड म्यूजिशियन हो गए हो. अब आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की, क्योंकि आप अपने आर्ट से वो चीज़ कमा पा रहे हो. डेफिनेटली तब करो. लेकिन हाँ, जब तक आप उस लेवल पर नहीं आते हो तो आपके फैमिली ने आपको कुछ सोच के बड़ा किया है, उनको सपोर्ट चाहिए आपसे, तो वो सपोर्ट आप देना स्टार्ट करो. आपका स्कूल ख़त्म हो गया है, कॉलेज ख़त्म हो गया है, आपका बचपन ख़त्म हो चुका है. So thank you so much Toxic for coming here, giving your precious time to this podcast. And मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज आपसे, बहुत सारी चीज़ें जानी. And I hope my listeners also learned a lot from you. और ऐसे ही amazing guests को हम लाते रहेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे. ये थे Toxic, DJ/rapper and aka Vishwendra for you, just for you. So keep commenting, subscribing and sharing this podcast. Bye bye, toodaloo. Bye.